जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री का, उसमें हम कहाँ तक पहुंचे अभी? ये दूसरा लेक्चर है आज, और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या चीज होती है, या उसको कहते हैं ईएमआर। सबसे पहले अगर आप इसके नाम पे जाएं तो क्या है कि इसका नाम जो है वो दो वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है। एक है इलेक्ट्रिक और एक है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रिक पोर्शन है और एक मैग्नेटिक पोर्शन है। अगर इसको डिफाइन करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या चीज है, तो हम देखते हैं कि ये एक वेव भी है और ये एक पार्टिकल लाइक जो है वो नेचर भी रखती है। तो क्या होगा कि ये वेव्स की प्रॉपर्टीज भी शो करेगी और पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करेगी। तो ये किसने कहा है? ये क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि ये वेव भी है और ये पार्टिकल लाइक नेचर भी रखती है। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और चूंकि ये वेव है तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। और ये दोनों आप समझ लें कि वेव्स ही हैं जो आपस में कंबाइन हुई हैं और ये इन फेज मूव करती हैं, और जिन दो प्लेन्स में मूव करती हैं वो है परपेंडिकुलर आपस में। वो कैसे कि अगर आपका एक जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इलेक्ट्रिक है, वो ऐसे मूव कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा वो ऐसे मूव करेगा, और ये दोनों इन फेज मूव करेंगे। इन फेज का मतलब क्या कि जब एक का क्रस्ट आए तो दूसरे का भी क्रस्ट ही आएगा, और एक का ट्रफ आए तो दूसरे का भी जो है वो ट्रफ ही आएगा। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो हमने एक छोटी सी उसकी ब्रीफ आइडिया लिया कि वो क्या चीज है। वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पोर्शन रखने वाली वेव्स भी हैं और पार्टिकल्स भी हैं। ईएमआर को हम ये भी कहते हैं कि ये ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है। यानी हमने एक चीज पढ़ी थी कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि लाइट एनर्जी की एक किस्म है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लाइट भी आती है, लेकिन आपको चूंकि लाइट ही नजर आती है, या आप कहने के जो विजिबल लाइट है वो आपको नजर आती है, तो कुछ ऐसी लाइट्स भी हैं जो कि आपको नजर नहीं आती है। यानी ये आप कहने के रेडिएशंस हैं, जो मोर अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो है रेडिएशंस। कुछ रेडिएशन ऐसी भी हैं जो आपको नजर नहीं आती, लेकिन वो मौजूद हैं, और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही कहलाएंगी। लेकिन आपको जो नजर आती है इसको कहते हैं द मोस्ट ऑब्जर्वेबल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज लाइट। जो लाइट आपको नजर आती है तो वो क्या करती है, वो भी असल में एनर्जी को ट्रांसमिट ही करती है, एनर्जी को ट्रांसमिट करती है। तो हम ये देखते हैं कि ईएमआर जो है वो भी एक ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी का नाम है, या भी आप कह लें कि एनर्जी के ट्रांसफर करने का नाम है। यानी एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, या इसका अलग एक और नाम देखें तो वो है रेडिएंट एनर्जी। यानी ईएमआर को हम रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं। और जो हमने पहले पढ़ा कि ये वेव पार्टिकल नेचर रखने वाली जो है वो रेडिएशन, या आप कहने कोई चीज है जिसकी वेव नेचर भी है और जिसकी पार्टिकल नेचर भी है। ये वेव्स की प्रॉपर्टीज भी शो करती है और ये पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी शो करती है। अगर इसकी पार्टिकल नेचर को देखा जाए तो पार्टिकल नेचर में क्या है कि ये फोटोन है। फोटो का मीनिंग होता है लाइट, और फोटोन को आप कह लें कि एक पार्टिकल है, एक जर्रा है, या एक पैकेट है। आप कह लें कि पैकेट है, पैकेट ऑफ एनर्जी है।
यानी पैकेट ऑफ एनर्जी है और वो कितनी एनर्जी रखता है इज इक्वल टू क्वांटम। एक फोटोन एक क्वांटम एनर्जी रखता है और अगर ये ज्यादा हो तो उसको कहेंगे क्वांटा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव नेचर की रखती हैं और पार्टिकल नेचर की रखती हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एनालिटिकल टेक्निक्स यानी यूवी वगैरह, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इन सब में एक बात कॉमन है और वो कॉमन बात क्या है? वो कॉमन बात ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैटर के साथ इंटरेक्शन होना है। और अगर इंटरेक्शन की बात आएगी, अगर एक फोटोन मैटर के साथ इंटरेक्शन कर रहा है तो आप उसे एक पार्टिकल समझें, वेव नहीं। लेकिन अगर एक बंडल ऑफ फोटॉन्स है, काफी सारे बीम ऑफ फोटॉन्स हैं, तो क्या होगा? तो आप उसको वेव समझें। और ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्क्राइब करते हैं या उसको स्पेसिफाई करते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज रखने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या इसकी खसूसियात कौन कौन सी है। सबसे पहला पैरामीटर है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब है एक पूरी लेंथ। वो किसकी लेंथ? वेव की लेंथ। यानी आप अगर साहिल समुद्र पे या बीच पे गए हैं तो आपने देखा होगा कि जब वेव आती है तो वो ऐसे आती है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम कहेंगे क्रस्ट और जो नीचे वाला है वो है ट्रफ। और एक क्रस्ट और एक ट्रफ कहलाएगा वेवलेंथ या इसको कहते हैं लैम्डा। या आप कह लें कि दो कंसेक्टिव क्रस्ट्स या दो ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा वेवलेंथ। या दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ्स, यानी कि दोनों कहलाएंगे लैम्डा या वेवलेंथ। जो यूनिट्स हम यूज करते हैं वो ज्यादातर हैं मीटर, सेंटीमीटर। जो ज्यादातर हम यूनिट्स यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर या मीटर। जो माइक्रोमीटर है वो है 10⁻⁻⁶ मीटर, नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर और एंगस्ट्रॉम है 10⁻⁻10 मीटर। ये हो गया वेवलेंथ। हर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। जैसे कि यूवी विजिबल रेंज है वो है 10 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। और यूवी विजिबल से ज्यादा वेवलेंथ वाली जो वेव्स हैं वो कहलाएंगी आईआर या इंफ्रारेड। और इस तरह की आगे बहुत सारी हैं, यानी कि डिफरेंट नेम्स हैं डिफरेंट रेंजेस के। नेक्स्ट पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी एक खास पॉइंट से एक सेकंड में गुजरने वाली नंबर ऑफ वेव्स है कि एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं या पास हो रही हैं, वो कहलाती है इसकी फ्रीक्वेंसी। या उसका अगर सिंबल देखें तो न्यू। तो इसका मतलब है
कि एक पॉइंट से गुजरने वाली जितनी भी वेव्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स हैं, वो कहलाएंगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसका ये मतलब है कि हर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट्स है हर्ट्ज या सीपीएस। सीपीएस यानी साइकिल्स पर सेकंड, ये इसका यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। जो थर्ड है पैरामीटर वो है वेव नंबर। वेव नंबर का क्या मतलब है? वेव नंबर का मतलब है कि एक यूनिट लेंथ में, या आप कह लेंगे एक मीटर में कितनी वेव्स किसी भी स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की समा सकती हैं या आ सकती हैं। कैसे अगर मिसाल दें तो मिसाल के तौर पर ये एक लेंथ है 1 मीटर और इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? ये आपके पास वेव्स आ गई 1 2 1 2 3 4 एंड ये हाफ 1 2 3 4 और ये पॉइंट हाफ 0.5। तो आपके पास नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 4.5 एक मीटर में। तो इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट आएगा पर में आएगा। पर मतलब कि अगर वो मीटर में आप इसको मेजर कर रहे हैं तो पर मीटर, अगर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो पर सेंटीमीटर। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो पर सेंटीमीटर में यूज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स, या आप कह लें कि कितनी वेवलेंथ्स आ सकती है। वेवलेंथ मीन कि एक रेस्टोर्ड एक तरफ, ये पूरी लेंथ वेव वो कितनी आ सकती है। तो इसमें आ गई कितनी? 4.5 और चूंकि हमने एक मीटर लिया था तो ये बन गया पर मीटर, 4.5 पर मीटर। जो लास्ट पैरामीटर है वो है एनर्जी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि स्पेसिफिक है, यानी कि एक खास हम रेंज ले रहे हैं, तो उन सब की एनर्जीज जो है वो सिमिलर होंगी और एक खास वेवलेंथ की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेवलेंथ वाली लाइट है या मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। तो उसकी एक फोटोन की एनर्जी अगर विल्फर्ड्स 1 जूल है तो बाकी तमाम फोटोन्स की एनर्जी भी 1 जूल ही होगी। यानी कि ये भी एक पैरामीटर है जिनकी मदद से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या उनकी प्रॉपर्टीज को, कि एक एनर्जी को मेंशन करके हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जाहिर कर सकते हैं कि ये फला EMR है। जो एनर्जी का यूनिट है वो है जूल, लेकिन हम ज्यादातर या मोस्टली आप यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जो के बराबर है 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 जूल्स के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटा यूनिट है जूल से और इसकी वैल्यू क्या है? 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 जूल्स। जूल एक बड़ा यूनिट है। अगर हम कंसीडर करें एक फोटोन जो कि इंटरेक्शन कर रहा है किसी मेटल के साथ, तो हम एक छोटा यूनिट ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि छोटी एनर्जी को जाहिर करने के लिए छोटा यूनिट ही इस्तेमाल करेंगे। जूल को इस्तेमाल करना इतना बेहतर नहीं होगा,
क्योंकि जॉल बहुत बड़ा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और उस फोटोन की मैटर के साथ इंटरेक्शन की एनर्जी जॉल के बराबर तो कतई नहीं हो सकती। तो इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि उसी एनर्जी के पास पास होता है उसको हम यूज करेंगे ताकि ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आ सके और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो ये थे आपके पास 4 पैरामीटर्स जिनकी मदद से आप स्पेसिफाई करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या ईएमआर। यानी किसी ईएमआर की वेवलेंथ क्या होगी ये भी एक पैरामीटर है उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि ईएमआर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी खास वेवलेंथ की, किसी खास फ्रीक्वेंसी की, किसी खास वेव नंबर की, किसी खास एनर्जी की। यानी कि ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्पेसिफाई करते हैं, और इन सबको मालूम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल है। यानी अगर आपके पास एक मौजूद हो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एनर्जी, तो आप बाकी भी फाइंड कर लेंगे। और ये कैसे होगा? ये होगा इस एक्सप्रेशन से, जो कि 1900 में एक जर्मन फिजिशिस्ट था मैक्स प्लैंक, उसकी एक जो है वो खिदमत है या कंट्रीब्यूशन है। E is equal to h न्यू। न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी या उसका सिंबल कह ले न्यू। E is equal to h न्यू और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। उसकी वैल्यू क्या है? 6.625 × 10⁻34 जूल सेकंड्स। ये उसकी एक वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट की, और न्यू है फ्रीक्वेंसी। यानी कि उसने एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से रिलेट करने की कोशिश की, उसमें कामयाब भी हुआ। यानी अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो आप उसकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है c/λ। c/λ का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। c क्या है? c है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस, और वो कितनी है? वो है 2.998 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है c की वैल्यू। अगर आप c/λ करेंगे तो आपके पास आएगा न्यू, और अगर आप इसको फर्दर कन्वर्ट करेंगे टू फाइंड द वेव नंबर, तो वेव नंबर का फॉर्मूला था 1/λ। तो अब सिंपली इस इक्वेशन में या इस टर्म में 1/λ की बजाय वेव नंबर लिख देंगे तो आपके पास वेव नंबर भी फाइंड हो सकता है। वेव नंबर को 1/λ को लिखा, और यहाँ 1 का मतलब है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, जो भी आप यूनिट लेंथ यहाँ इस्तेमाल करना चाहें, और लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ है। तो हमने पढ़ा था कि वेव नंबर क्या होता है? एक खास लेंथ में, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स। तो यहाँ आपके पास 1/λ आ गया जो कि वेव नंबर को जाहिर करता है। यानी कि यहाँ अगर हम देखें कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? लैम्डा, वेव नंबर, और अगर आपके पास सिर्फ एनर्जी है तो आप फिर भी ये सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एच जो है वो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और अगर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो E/h इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। यानी आपके पास E की वैल्यू है, H कांस्टेंट है, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी। इस तरह जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो इसलिए किसी एक को आपने कंसीडर करना है और आगे बढ़ना है। ये तमाम जो है ये इंटर कन्वर्टेबल है, आपस में एक दूसरे से फाइंड किए जा सकते हैं। तो जो लाइट है 2.998 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रखने वाली, उसकी वेलोसिटी वेरी करती है। उसकी वेलोसिटी वेरी कैसे करती है कि जो मीडियम चेंज
तो मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n इज इक्वल टू c ओवर v। c क्या है? c है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इन विच इट इज पासिंग थ्रू। तो v क्या हो गया कि किसी मीडियम में और c हो गया किसी स्पेस में, यानी कि स्पेस में। तो v जो है वो डिपेंड करेगा ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये आपके पास n है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा कि जिस स्पीड से लाइट मूव करेगी स्पेस में उसकी रेशियो किसके साथ? कि वो स्पीड जिससे लाइट मूव करेगी किसी मीडियम में, यानी कि अगर मीडियम ले एयर तो यहाँ v आएगा। और अगर इसको फर्दर थोड़ा ड्राइव करें या कहने कि थोड़ा सा इसको आगे पीछे करें तो क्या बनेगा? c इज इक्वल टू एन वी। और यह v क्या है? वेलोसिटी। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पहले, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा या v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। और यहां अगर लिखे हम न्यू लैम्डा तो जो न्यू है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो किसी खास रेडिएशन की किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होती। ख्वाह वो स्पेस हो, ख्वाह कोई और मीडियम हो, एयर हो, वाटर हो, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो चेंज कहां आएगा? चेंज आएगा उसकी वेवलेंथ में। जो वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है वो फ्रीक्वेंसी से चेंज नहीं हो रही, वो चेंज हो रही है वेवलेंथ से। यानी अगर स्पेस के अलावा कहीं वो और ट्रेवल करेगी तो वो वेवलेंथ में चेंज पाएगी, फ्रीक्वेंसी में नहीं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू स्पेसिफाई अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहां तक हमने देखा कि सिर्फ जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी किसी दूसरी मीडियम में, और इस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज आएगा। स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और एयर का भी ऑलमोस्ट 1 है। तो इसलिए हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, यानी दोनों को हम यूज कर सकते हैं 1 एज 1।